नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज टाइम्स नाउ ऑफ भारत का नव भारत नवनिर्माण मंच सजेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियां इसमें शामिल होंगे। नव भारत नवनिर्माण मंच में समाज, सियासत और विकास के मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी। भारत नवनिर्माण मंच पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम राजनेता यूपी के नवनिर्माण का फॉर्मूला पेश करेंगे। राजनेताओं के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाने वाली हस्तियां भी शिरकत करेंगी और अपने विचार रखेंगी। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक चलेगा। राष्ट्रपति भवन में कल पहली बार मंत्री परिषद की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को चिंतन शिविर का नाम दिया गया। उन्होंने मंत्रियों को सादगी अपनाने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया ने बैठक में टाइम मैनेजमेंट पर प्रेजेंटेशन भी दी। पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के लिए सभी मंत्रियों से सुझाव भी मांगे। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। राज्य के 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई थी। सीबीआई इस मामले में छानबीन कर रही है और कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल देर रात नतीजे जारी किए। जेईई मेन एग्जाम में इस बार 44 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया, जबकि 18 छात्रों ने इस बार परीक्षा में पहली रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हो रही है। इसमें ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक योजना के लिए तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा सकती है। अनुमान के मुताबिक इस फैसले से करीब 7.5 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है, तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने सीएम पर निशाना साधते हुए लिखा था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर सवाल उठाए हैं। अनिल विज ने कहा कि अब इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लोग तलवार नहीं लाते, लाठियों का इस्तेमाल नहीं करते और लोगों का रास्ता नहीं रोकते। आंदोलन करने वाले लोग धरने पर बैठते हैं और भूख हड़ताल करते हैं। अनिल विज ने कहा कि इसे गदर कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। कल देर शाम हुई इस मुलाकात को लेकर हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बैठक के दौरान अच्छी चर्चा हुई और 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल में बीजेपी की वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कांग्रेस आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस दिवस मनाएगी। कांग्रेस कमेटी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन महिला कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है। देश भर से महिला कांग्रेस की 5,000 कार्यकर्ता और नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात की गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से संचालित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इन संदिग्धों को यूपी, राजस्थान और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल देर शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। आतंकियों ने बडगाम के मोचवा इलाके में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को कथित कोयला तस्करी मामले में दोबारा तलब किया गया है। ईडी ने अब उन्हें 23 सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा है। कल मलय घटक शॉर्ट नोटिस का हवाला देकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इस मामले में अभिषेक बनर्जी को भी 21 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
यूपी के बिजनौर में खो खो खिलाड़ी की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास खून से सने कपड़े और अन्य सबूत भी बरामद किए गए हैं। इंटर यूनिवर्सिटी खिलाड़ी बबली की 10 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल फीवर से हो रही मौतों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कई झोला छाप डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया गया है। खबरों के मुताबिक इन डॉक्टरों ने अपनी दवा में स्टेरॉइड और पेन किलर अधिक मात्रा में दी थी, जिससे मरीजों को नुकसान हुआ। महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर तालिबान ने अपने सारे वादे तोड़ दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की अपदस्थ सरकार के राजदूत नासिर अहमद अंदीशा ने कहा है कि तालिबान की अंतरिम सरकार में भी महिलाओं को कोई जगह नहीं दी गई। नासिर अहमद ने मानवाधिकार परिषद को बताया कि पंजशीर घाटी में तालिबान ने अधिकाधिक क्रूरता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने कहा है कि अफगानिस्तान एक नए असुरक्षित और खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है, जहां बहुत से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बहुत चिंताएं हैं। इनमें भी खासतौर पर महिलाएं, नस्लीय और धार्मिक समुदायों को। तालिबान की कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने चीनी राजदूत वांग यू से मुलाकात की। ये मुलाकात अफगानिस्तान में काबुल में हुई। समूह के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। मोहम्मद नईम ने बताया कि चीन अफगानिस्तान के साथ मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग जारी रखेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके करीबी अधिकारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद आइसोलेट हो गए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की तरफ से इस बारे में जानकारी जारी की गई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि पुतिन की कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पोप फ्रांसिस ने स्लोवाकिया में कल अल्पसंख्यक समूह रोमा समुदाय के उन सदस्यों से मुलाकात की जो लंबे समय से भेदभाव और गरीबी का सामना कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की, लेकिन उनकी सभाओं में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, जो कोरोना महामारी के इस दौर में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद आज से दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज खुलने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को खोलने से पहले कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 31 अगस्त को यूजी और पीजी प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी थी। पहली मेरिट सूची 1 अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है। पंजाब में जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, आज से उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जाएगा। पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने का निर्देश दिया था। राज्य में 30 सितंबर तक कोरोना प्रतिबंध भी बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार कम करने के लिए गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, भावनगर, जामनगर और गांधीनगर में अब 25 सितंबर तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन शहरों में फिलहाल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है। जीएसटी पर मंत्रियों की समिति की इस हफ्ते अहम बैठक होनी है, जिनमें पेट्रोलियम उत्पादों के लिए देश भर में एक टैक्स रेट तय करने पर विचार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली समिति शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। कोविड का प्रकोप शुरू होने के बाद से जीएसटी काउंसिल की पहली फिजिकल बैठक होगी। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कोटा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानीवेल थियागा राजक ने कहा है कि महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में वृद्धि में लागू करने के लिए सरकार आवश्यक संशोधन पेश करेगी। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से गिरफ्तार सभी 6 संदिग्ध आतंकियों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की जाएगी। इन सभी 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इन लोगों के कल यूपी के प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली और दिल्ली के अलावा राजस्थान में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि त्योहारों के दौरान देश को धमाकों से दहलाने की साजिश इन्होंने रची थी।
गिरफ्तार आतंकियों में 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली है और इनसे हथियार, बारूद, आईडी, आरडीएक्स बरामद किया गया है। तो पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकी हमले की साजिश करने की कोशिश में लगा रहता है। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी आतंकियों से मिली जानकारी हैरान कर देने वाली है। कैसे उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, कैसे भारत में हथियार और पैसे मुहैया करने के लिए अंडरवर्ल्ड की मदद ली गई, रिपोर्ट पर देखिए। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से जो 6 आतंकी पकड़े गए, उनमें से 2 बकायदा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर कर वापस आए हैं। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। पकड़े गए आतंकी जीशान और उसामा पहले लखनऊ से फ्लाइट लेकर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। मस्कट से छोटी बोट के जरिए उन्हें ग्वादर पोर्ट से लगे पाकिस्तान के एक इलाके में ठहराया गया। वहां से उन्हें कराची के पास ठट्टा में एक फार्म हाउस में ठहराया गया। ठट्टा में ही उन्हें आईडी असेंबल करने से लेकर AK-47 समेत दूसरे हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी गई। यहां 3 लोगों ने जीशान और उसामा को ट्रेनिंग दी। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग देने वाले 3 में से 2 जब्बार और हमजा पाकिस्तानी आर्मी से थे, क्योंकि वो आर्मी की ड्रेस में रहते थे। तीसरा शख्स कम बात करता था, वो अपना नाम आसिफ बताता था। इस साजिश से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। कराची के पास ठट्टा वही जगह है जहां से 26/11 का हमला करने वाले आतंकी अजमल आमिर कसाब को ISI और पाक नेवी की एलीट फोर्स स्पेशल सर्विस ग्रुप ने आतंकी ट्रेनिंग दी थी। आतंकी संगठन जैश भी ठट्टा में आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। जहां एक तरफ ISI आतंकियों को ट्रेन कर भारत भेज रहा है, वहीं दाऊद के भाई अनीस का इस्तेमाल आतंकियों को पैसा और हथियार मुहैया करने के लिए किया जा रहा है। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना। और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करना और उसका उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा क्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को एक बार फिर नाकाम कर दिया है और इस कामयाबी ने पाकिस्तान के असली चेहरे को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट पे अपने राज्य की खबरें। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से जो 6 आतंकी पकड़े गए, उनमें से यूपी में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। राहुल गांधी के नफरत वाले बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। योगी ने अभी ट्वीट कर राहुल के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि अगर अपराधियों और बदमाशों के साम्राज्य को कुचलना नफरत है, तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। हाल ही में राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जो नफरत करें वो योगी कैसा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर सवाल उठाए और बताया कि अब यह आंदोलन नहीं रहा। उन्होंने किसान आंदोलन पर बोला कि लोगों को परेशान करना, हथियारों के साथ प्रदर्शन करना आंदोलन नहीं हो सकता है, ये तो गदर हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन की परिभाषा भी बताई। आंदोलन में लोग तलवारें लेकर नहीं आते हैं, आंदोलन में लोग लाठियां नहीं मारते हैं, आंदोलन में लोग आने जाने वालों के रास्ते नहीं रोकते हैं, आंदोलन में तो धरने देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हुए कि भूख हड़ताल करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, ऐसे भी इंस्टांस हुए हैं। तो ये इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया।
वर्धा नदी में नाव पलटने से हुए हादसे में 11 लोग डूब गए, जिनमें 3 लोगों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। नदी में अभी लोगों की तलाश का काम जारी है। यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वर्धा नदी को पार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि नाव पर एक ही परिवार के लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और बचाव के काम में जुट गई। हादसे में मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक 8 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खो-खो खिलाड़ी की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। जिस आरोपित को पुलिस ने पकड़ा है वो रेलवे का पल्लेदार है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपित ने हत्या की बात कबूल कर ली है और उसके पास से खून से सनी शर्ट, चप्पल बरामद कर ली गई है। अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था। आपको बता दें कि बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास सर्वोदय कॉलोनी की रहने वाली खो-खो की इंटर यूनिवर्सिटी खिलाड़ी बबली की 10 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। एमपी के सबसे बड़े शहर इंदौर में कुपोषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच चुका है। कुपोषण की इतनी तादाद में मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। वहीं इंदौर के जिलाधिकारी ने दावा किया कि 3 महीनों के अंदर हालात सुधर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 1115 बच्चे हैं। उनके बारे में पूरा हम लोगों ने मीटिंग्स ले ली हैं। हर बच्चे पे हम लोगों ने टारगेट अधिकारी कर्मचारी लगा दिए हैं। 3 माह में सभी जो हमारे ये 1115 अति कुपोषित बच्चे हैं उस कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार किया जाता है। कुपोषण के मामले यहाँ बहुत कम दिखते थे, लेकिन अब बड़ी तादाद में आ रहे इन मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया वो जगह है जहां आजकल खबरें बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। अब वो खबर सही है या नहीं ये हम पता नहीं करते और असर ये होता है कि वो खबर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि केरल में गणेश पूजा करने से रोका जा रहा है। रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन है। वीडियो में कुछ लोगों की पुलिस से झड़प भी देखने को मिल रही है। क्या है इस खबर का सच, देखिए हमारे इस खास सेगमेंट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि केरला में हिंदुओं को गणेश पूजा करने से रोका जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग वहां धार्मिक नारे लगा रहे हैं, चटाई पर बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकती है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले गणपति की मूर्ति उठाकर ले जाते देखे जा सकते हैं। वहां मौजूद भीड़ उन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करती दिख रही है। वायरल वीडियो में से केरला की घटना बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहां पूजा करने पर रोक लगा दी गई है। वायरल वीडियो के साथ एक मैसेज भी शेयर किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि गणेशोत्सव में केरल में ये हालात हो गए हैं कि हिंदू अपना त्योहार भी नहीं बना सकता है। आरएसएस चाहे कितना भी प्रेम दिखा ले केरल में, लेकिन जिहादी तुमको सिर्फ नफरत ही देंगे। वीडियो को धर्म से जोड़कर शेयर किया जा रहा है और पूजा पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई जानने की जिम्मेदारी ली और हमारे रिपोर्टर्स ने वायरल वीडियो की हकीकत क्या है ये जानने के लिए फैक्ट खंगालने शुरू किए। वीडियो में जो बातें सुनने को मिल रही हैं वो तेलुगु भाषा में है। इस आधार पर जब हमने कीवर्ड सर्च किया तो हमें एशियानेट तेलुगु का एक आर्टिकल मिला जिसमें से हैदराबाद की घटना बताया गया है। 12 सितंबर को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ लोगों ने पुलिस को शिकायत की थी कि उन्हें पूजा के कार्यक्रमों से परेशान किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हैदराबाद का वीडियो होने की बात आने पर जब हमने और पड़ताल की
तो पता चला ये कॉलोनी हैदराबाद के संतोष नगर में है। जब हमारे रिपोर्टर्स ने और गहराई से इस मामले को जाना तो पता चला कि कुछ लोग एक निजी संपत्ति में जबरदस्ती गणेश की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब संतोष नगर पुलिस से इस मामले में पूछा गया तो पता चला कि इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। असल में वो विवादित जमीन है जहां पर गणपति की मूर्ति रखी गई थी। दो ग्रुप उस जमीन का दावा करते हैं। पुलिस के कहने पर लोगों ने मूर्ति वहां से हटा भी दी थी, लेकिन फिर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने वहां पर फिर मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की, जिस वजह से पुलिस को जोर जबरदस्ती करनी पड़ी। हमारे फैक्ट चेक में ये साफ हो गया कि हैदराबाद की घटना का वीडियो सांप्रदायिक दावे के साथ केरला का बताकर गलत संदेश दिया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है। ये जमीनी विवाद था, न कि किसी को पूजा करने से रोका गया। फैक्ट चेक टीम, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आप देखिए वो खबर जो आपके काम की है। अब आपको महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने से राहत मिल सकती है। दरअसल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर मंत्रियों की समिति एक टैक्स रेट तय करने पर विचार करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली समिति शुक्रवार को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विचार करेगी। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए उसके जीएसटी के सिस्टम का बदलाव करना होगा। इसके लिए जीएसटी पर मंत्रियों की समिति के 3/4 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने पर 28% अधिकतम रेट होने पर भी इनके दामों में कमी आएगी। वहीं इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी कमी आएगी। गूगल पर अभी तक आप फोटो, वीडियो और जानकारी सर्च कर सकते थे। आने वाले दिनों में गूगल कोरोना वैक्सीन को लेकर भी जानकारी देने वाला है। अब भारतीय यूजर्स गूगल सर्च और गूगल मैप से कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके जरिए आपको हर हफ्ते केंद्र पर अपॉइंटमेंट स्लॉट की जानकारी मिलेगी। यूजर्स को इसी के साथ ही वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत बताई जाएगी। इतना ही नहीं, सबसे खास बात ये होगी कि यूजर अपने सबसे पास के वैक्सीन सेंटर को भी खोज पाएंगे। गूगल यूजर्स को ये सुविधा हिंदी, इंग्लिश समेत 8 भाषाओं में मिलेगी। अगर आप भी हर महीने अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये खबर आपके लिए है। हम आपको बताएंगे ऐसे बैंकों के बारे में जहां आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा पाएंगे। साथ ही उस पर ब्याज भी दिया जाता है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सर्विस को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नाम दिया गया है। इसके तहत 2.70% ब्याज दिया जाता है। HDFC अपने ग्राहकों को 3% ब्याज देता है। कोटक महिंद्रा बैंक 4% ब्याज देता है। येस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट पर ग्राहकों को 4% ब्याज देता है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपीएचएस ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस का कहना है कि 26/11 जैसे आतंकी वारदात को अंजाम देने का ये काम कर रहे थे और इन 6 में से हाल ही में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर 2 आतंकी लौटे थे और पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का भी हाथ था। सिर छुपा रहे ये आतंकी देश के कई शहरों में आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश को अंजाम देते। उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपीएचएस के हत्थे चढ़ गए। ये आरोपी कुछ ही दिनों में अब ये किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले थे। आप देखें तस्वीरों में ये सारे के सारे आरोपी अपनी शक्लें छुपाते नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश की राजधानी दिल्ली और देश के कई हिस्सों में कई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। 6 आतंकियों को पकड़कर पुलिस ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। सबसे पहले चेहरा छिपाने वाले आतंकियों का चेहरा दिखाते हैं। इन 6 आतंकियों के नाम हैं जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर, ओसामा, मूलचंद उर्फ लाला, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद। इनमें से 2 आतंकी ओसामा और अबू बकर को दिल्ली, मोहम्मद आमिर, मूलचंद उर्फ लाला और मोहम्मद आमिर जावेद को यूपी से गिरफ्तार किया गया।
वहीं मुंबई निवासी समीर को कोटा में ट्रेन से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दिल्ली आ रहा था। से जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे के गैदरिंग्स होती है, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था। पूरे अभियान में दिल्ली पुलिस को यूपी एटीएस से भी काफी मदद मिली। इनमें से 2 आतंकी हाल ही में पाकिस्तान से लौटे हैं। प्रयागराज के जीशान के अलावा दिल्ली में रहने वाला उसामा भी पाकिस्तान गया था। एक आतंकवादी, इसका नाम उसामा बताया जा रहा है, दिल्ली के जामिया नगर का रहने वाला है और उसको यहाँ से गिरफ्तार किया है। वो उसके सामने मकान है, पीले रंग का मकान है जिस पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसी यहीं से उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसामा के बारे में बताया जा रहा है कि ये 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को ये दिल्ली से लखनऊ गया और लखनऊ से ये मस्कट गया था और वहाँ पे इसको जिशान नाम का शख्स मिला था जो यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस पूरे इस मॉड्यूल के बारे में और जानकारी ले रही है और पता करने की कोशिश करेगी कि किन किन इलाकों में इन्होंने निशानदेही की थी जहाँ पर ये बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। यूपी में एटीएस ने आतंकियों को पकड़ने के लिए लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ में छापे मारे। लखनऊ में यूपी एटीएस ने मोहम्मद आमिर जावेद को गिरफ्तार किया। क्या बात है, क्यों आप जो है ये ले जा रहे हैं, छोड़िए लड़कों को हमारे। उन्होंने कहा वहीं थाने पर चलिए, थाने पर जाकर सब पता चलेगा, वहीं बताएंगे। तो वो कहने लगा आलमबाग थाने, तो वहाँ नहीं ले गए उनको आलमबाग थाने। पता नहीं मामला बताया, क्यों ले? मामला कुछ नहीं बताया, उनसे मैं पूछता रहा। समीर मुंबई का रहने वाला है। वो दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि जो सस्पेक्ट है वो मुंबई के सायन वेस्ट इलाके में जिस चौल में फिलहाल हम मौजूद है वहां पर रहता है। यहीं से 100 मीटर के डिस्टेंस पे सस्पेक्ट का घर है जहां पर टाइम्स नाउ भारत की टीम पहुंची। हमने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की जहां पर उन्होंने बताया कि जो सस्पेक्ट है वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ यहां पर रहता है और इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो सस्पेक्ट है उसका व्यवहार अड़ोस पड़ोस के लोगों से बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ा राउडी किस्म का व्यक्ति है जिसके चलते जो पड़ोसी हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि आतंकी साजिश में किस तरह आईएसआई और अंडरवर्ल्ड भारत में आतंकी हमले कराना चाहता है। कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। गिरफ्तार आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड, आईईडी, आरटीएक्स और इटालियन पिस्टल बरामद हुई है जो इस बात का सबूत है कि आतंकी बड़े हमले की साजिश का हिस्सा थे और इनकी गिरफ्तारी ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अनुज मिश्रा, मोहित ओम के साथ प्रियांक पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो कौन से वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े कई मजेदार वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो इंजेक्शन लगवा रहा है। शुरुआत में वो इंजेक्शन लगवाने में आनाकानी कर रहा है। कर ला बेटा, ला बेटा। ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही करा। अच्छा ऐसे करो, मैं करूँ ना। उधर देखना भेजूंगा। तो भरने भी तो दे। नहीं ना, तुम मना पक मैं उधर हूँ। हाँ ला। ला दे। नहीं ऐसे नहीं। और कैसे? मैं होती। ले खुद भर, अपने हाथ से भरेगा। नहीं। तो फिर दे इधर। फिर तू ऐसे नहीं। अच्छा ला। पकड़ना मैं होता। बच्चा इंजेक्शन लगवाने वाले शख्स से कहता है कि उसका हाथ ना पकड़े, उसे डर लगता है। काफी देर ड्रामा करने के बाद शख्स बच्चे को डांट लगाता है, जिसके बाद बच्चा इंजेक्शन लगवाने को तैयार हो जाता है। हाथ ऐसे रखना। जवानी मार के ऐसा करना, चिर हो गई तुम्हारे से नहीं। तू कहाँ जाए? डिप्टी जाना है मुझे। ऐसे कार पांव खुली, पांव खुली, ऐसा कार पांव खुली। रुके ना पकड़ना। फिर मैं 2 उसे जरा इसको पकड़, इसको बहुत देर होगा ड्रामा करते हुए। पकड़ इसको जरा। नहीं
और अब बारी आती है इंजेक्शन लगने की। इंजेक्शन लगने के साथ ही बच्चा तरह तरह की आवाजें निकालने लगता है और उसके आसपास मौजूद लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खिलाना हाथ छोड़ मेरा, ये हाथ छोड़ बस। मुझे अब हाथ अब मुझे भरने देना। अब छोड़ दे। सोशल मीडिया पर आपने अब तक सड़क हादसों वाले वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं सड़क पर सामान से लदा एक ट्रक जाता दिख रहा है, लेकिन अचानक मोड़ पर कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक सामान से लदा ट्रक चला आ रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रक मुड़ने लगता है अचानक पलट जाता है और ट्रक का ऊपर का हिस्सा ट्रक से पूरी तरह अलग होकर पीछे गिर जाता है और फिर भी ट्रक चल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आत्मा निकल गई शरीर छोड़कर, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो रहा है और दूसरे यूजर भी इस पर मजेदार कमेंट लिखकर शेयर कर रहे हैं। आपने अभी तक इंसानों को ही फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे जंगली भालुओं का फुटबॉल मैच। ओडिशा के फॉरेस्ट विभाग ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें 2 भालू एक फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो करीब 1 मिनट का है, जिसमें आपको मादा भालू और उसका बच्चा दिख रहा है, जिन्हें जंगल में एक फुटबॉल मिलता है। भालू पहले तो उसे सूंघकर पता करते हैं कि कहीं ये खाने की चीज तो नहीं, लेकिन बाद में दोनों न सिर्फ उस फुटबॉल से खेलने लगते हैं बल्कि किक भी मारते हैं। भालुओं के इस शानदार मैच की घटना का वीडियो ओडिशा के नंबरपुर जिले के सुकी गांव इलाके का है, जिसे लोग काफी सराह रहे हैं। अक्सर पुलिस के कामों पर सवाल उठते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद हर कोई पुलिस वालों को सलाम करेगा। वीडियो बैंगलोर का है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर गड्ढे हैं और ट्रैफिक भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गड्ढे भरते दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ पुलिसकर्मी की तारीफ हो रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी वीडियो पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है कि ट्रैफिक को सुगम बनाना ट्रैफिक पुलिस का कर्तव्य है। हमारे ट्रैफिक कर्मी गड्ढों को भी भर रहे हैं ताकि जनता को परेशानी न हो। टीम को बधाई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।